नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक नया टॉपिक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वह है उपसर्ग। हमने उपसर्ग का एक क्लास का अध्ययन डीपली किया। हमने पहली क्लास में उपसर्ग की परिभाषा देखी, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं उसको हमने चर्चा किया। अगर हम बात करें उपसर्ग के भेद को, वह 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है जिसे हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं, इनकी अगर संख्या की हम बात करें तो इनकी संख्या जो होती है 22। दूसरा जो हमारा भेद था तद्भव, तद्भव उपसर्ग जिसे हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। एक था विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। इसी की हम चर्चा कर रहे थे। हमने तत्सम उपसर्ग का एक अध्ययन हमने किया था कि तत्सम उपसर्गों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा 22। हमने एक अध्ययन किया, इसी क्रम में हम दूसरा अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने पहली क्लास में कहा था कि आपका यहाँ पर एक पंथ 2 कार्य सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? हमने पहले जो उपसर्ग का चर्चा किया था हमने वहाँ दिखाया था। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर डीपली अध्ययन बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो आपके उपसर्ग का जो टॉपिक होता पहले वो क्लियर होगा। साथ में समास जो होते हैं, समास के जो उदाहरण आते हैं इन्हीं शब्दों से इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और विसर्ग संध की जो संध के उदाहरण होते हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। और जो शब्द का निर्माण होता है तद्भव, तत्सम, विदेशी, वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और साथ में आप लोग ये भी देखेंगे कि जिन बच्चों का शुद्ध अशुद्ध लिखने में गलती होती है वह गलती नहीं होगी। अब सोच लीजिए, ये टॉपिक पढ़ने से इतना आप लोगों का फायदा होगा। कैसे होगा हम आप लोगों को सामने अभी दिखाते हैं। चलिए, जो हमारा दूसरा उपसर्ग है उसको हम देख लेते हैं। आप लोग देखिए, दूसरा उपसर्ग, दूसरा कौन सा उपसर्ग है तो आप बताएंगे दुस। कौन सा उपसर्ग है? दुस। अगर हम अर्थ की बात करें कि दुस का अर्थ क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि दुस का अर्थ क्या होता है। दुस उपसर्ग का अर्थ क्या होगा तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग बताएंगे बुरा या कठिन। क्या बताएंगे? बुरा या कठिन। चलिए और आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि दुस उपसर्ग से जो शब्द बन के निर्माण होकर तैयार होते हैं तो उसमें संधि कौन सी होगी? तो आप लोग बताएंगे उनमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? तो आप बताएंगे कर्मधारय समास होगा। चलिए, अगर हम बात करें कि जो दुस उपसर्ग से बन के तैयार हुए शब्द में संधि कौन सी हो सकती है, तो आप लोग बताएंगे इसमें विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ये भी आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ पर। अब देखिए, और जो दुस उपसर्ग से जो निर्मित शब्द होंगे, यह शब्द कैसा होगा? तो आप बताएंगे तत्सम शब्द होगा। कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। और साथ में आप लोग शुद्ध अशुद्ध का भी ज्ञान यहाँ पर सीखेंगे कि कहाँ पर कैसे कौन कौन से सा का मतलब शुद्ध अशुद्ध, मान लीजिए कि शुद्ध अशुद्ध आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं उपसर्ग। क्या पढ़ रहे हैं? तो उपसर्ग पढ़ रहे हैं, उपसर्ग। और आप लोग के साथ में आपने अर्थ भी देखेंगे, समास भी इसी में देखेंगे, कौन से समास हो रहे हैं, संधि भी देखेंगे, विसर्ग, हाँ सही, दुस उपसर्ग से जो शब्द बनेगा विसर्ग संधि उसको भी देखेंगे। समास कैसा हो, शब्द कैसे निर्माण होंगे? तत्सम शब्द का निर्माण होंगे। कौन से शब्द जोड़ने से? दुस। चलिए, अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर और समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी जो यह दुस है, जब हम उपसर्ग लगा के शब्दों का निर्माण करेंगे तो यह जो होता है कभी सा में रह जाता है, कभी बड़ा सा में परिवर्तन हो जाता है, तो कभी छोटा सा में परिवर्तन हो जाता है। क्या सिचुएशन होता है कि यह अपने आप में तीनों में परिवर्तन करने की क्षमता करता है। फिर से समझने का प्रयास करिएगा।
जब हम दुस उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, दुस उपसर्ग को लगा कि हम शब्दों का निर्माण करेंगे, तो यह जो सा है कभी अपने आप में छोटा ही रहता है, कभी बड़ा सा में हो जाता है, कभी खट्टी सा में परिवर्तन कर लेता है। क्या सिचुएशन होता है कि यह अपने आप में ऐसे परिवर्तन करते रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शब्द ता से, अगर कोई शब्द सा से, क्या है, ता से सा से शुरू होता है, क्या होता है, शुरू होने वाला शब्द। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई शब्द जो ता से या सा से शुरू होने वाला शब्द अगर है, तो यह जो सा है यह इसी सा में रहता है। अभी हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। चलिए हम यही देख लेते हैं, आप लोग यहाँ नोट करिए उदाहरण। उदाहरण ठीक है, देखिए हमने कहा कि अगर कोई शब्द ता से, अगर कोई शब्द सा से शुरू होता है, अगर हम उसमें दुस उपसर्ग लगाते हैं तो दुस उपसर्ग का जो सा है इसी सा में रहता है। कैसे रहता है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम कोई शब्द कहें, अगर तर है, क्या है, तर है, अगर हम इसमें दुर उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा उपसर्ग है, तो बताएंगे दुस उपसर्ग। देखिए दुस, दुस उपसर्ग हमने लगाया तो शब्द का निर्माण कैसे होगा हम उसको देख लेते हैं। आप लोग देखिए शब्द कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे दुस्तर। चलिए, क्योंकि यह ता है, ता से शुरू हो रहा है, हमने बताया था कि ता से और सा से जो शब्द शुरू होंगे वह सा में ही रहेंगे। चलिए हम दूसरे के माध्यम, उदाहरण के माध्यम से समझने का फिर से प्रयास करते हैं। अगर कोई शब्द देखिए साहस है, कौन सा शब्द है, साहस, अगर हम इसमें दुर उपसर्ग लगा देते हैं, दुस उपसर्ग लगा देते हैं, तो हमारा शब्द कौन सा बन के तैयार होगा, आप बताएंगे दुस्साहस। चलिए और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए और देखिए, अगर हम कोई शब्द कहें साध्य है, कौन सा शब्द, देखिए कोई साध्य है, एक शब्द साध्य है, अगर यह शब्द दुस उपसर्ग इसमें भी लगा देते हैं तो हमारा शब्द कौन सा तैयार होगा, तो आप बताएंगे दुस्साध्य। ठीक है, यह तो आपका जो पहला हमने बताया था यह तो क्लियर हुआ कि ता और सा से जो शब्द शुरू होने वाले होते हैं तो वह जो दुस का सा होता है वह सा में परिवर्तन होता है, हमने इसे देखा। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि सा में कब परिवर्तन हो जाता है। अगर हम कोई शब्द कहें चा से, अगर कोई शब्द कहें छा से, अगर कोई शब्द कहें बड़ा सा से शुरू होता है, क्या होता है, शुरू होता है, तो जो यह अगर देखने फिर समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई शब्द चा से, छा से और सा से शुरू होता है, जब हम उसमें दुस उपसर्ग लगाते हैं जो सा है वह बड़ा सा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा, हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ देख लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, अगर कोई शब्द देखिए चरित्र है, यह शब्द चा से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, तो चा से शुरू हो रहा है। अगर हम इसमें दुस उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा शब्द का निर्माण कौन सा होगा, तो आप बताएंगे, क्या बनाएंगे, तो आप बताएंगे दुश्चरित्र। देखिए जो शब्द शुद्धि होती है यहाँ से हमें पता चल जाता है कि किस सिचुएशन में सा लगाते हैं, किस सिचुएशन में बड़ा सा और किस सिचुएशन में भाई खट्टी सा लगाएंगे, उसको भी देखते हैं। चलिए देखिए अगला उदाहरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक उदाहरण से काम चलेगा नहीं, और भी उदाहरण से बात करते हैं। चलिए अगर कोई शब्द देखिए चिंता है, अगर हम इसमें दुस उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा उपसर्ग, दुस, तो हमारा जो शब्द बनेगा दुश्चिंता होगा। देखिए यहाँ भी यह आपका जो सा में देखिए परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ हमने आपको समझाया। एक और उदाहरण की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। अगर कोई शब्द देखिए छल है, अगर हम इसमें दुस उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण बनेगा तो उस कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे दुष्छल। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो ऐसे निर्माण होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर से समझने का प्रयास करिए। अब देखिए सा में कब परिवर्तन होगा, अगर देखिए यह सा में किस सिचुएशन में परिवर्तन होगा, अब उसको देखते हैं। अगर कोई शब्द का से
अगर कोई शब्द पा से, अगर कोई शब्द फा से शुरू होता है तो यह जो सा होता है यह खट्टी सा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। आप लोग नोट करिए उदाहरण। चलिए देखिए, अगर हम कहें, अगर हम बात करें कोई शब्द, अगर देखिए कर्म है, क्या है, कर्म है, अगर हम इसमें दुस उपसर्ग लगा देते हैं, अब आप लोग बताइए कि शब्द कौन सा बन के तैयार होगा। आप बताएंगे दुष्कर्म। देखिए आप लोगों का जो शब्द शुद्धि होती है यहाँ पर सही हो सकती है। अब यहाँ पर आप अगर कोई शब्द आपसे पूछे कि दुष्कर्म, सॉरी, अगर कोई शब्द आपसे पूछे कि दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग बता देंगे। और आगे बात करते हैं। अगर कोई शब्द देखिए कर है, क्या है, कर है, देखिए का से सा चालू हो रहा है, इसके हमने तुरंत बाद दुस उपसर्ग लगा दिया तो हमारा जो शब्द बन के तैयार होगा दुष्कर होगा। और देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर कोई शब्द देखिए फल है, कौन सा शब्द है, तो फल है, अगर हम इसमें दुस उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कौन सा निर्माण होगा, तो आप लोग बताइए। तो यहाँ होगा दुष्फल, फल। देखिए अब देखिए यह तो हमारा किस सिचुएशन में स और सा होगा उसको हमने देखा। हमने बताया था कि सिर्फ यहाँ पर अभी तो हमने उपसर्ग देखा। अब देखिए जो यह शब्द बन के तैयार हो रहे हैं, कौन से, यह जो शब्द तैयार हो रहे हैं, इन सब में देखिए आप लोग, इन सब में अगर समास की बात करें कौन सा समास होगा, आप बताएंगे कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब और समझने का प्रयास करिएगा। विसर्ग संधि इसमें होगी, कैसे होगी, हम एक का तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए जब हम इसमें इसका विसर्ग संधि करेंगे तो यह जो स होता है यह विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा प्लस साध्य। देखिए जब हम इसका विखंडन करेंगे यह ऐसे होगा, सबका ऐसा हो जाएगा। देखिए प्लस छल। ये देखिए जब हम ऐसा विखंडन करते हैं तो हमारा जो स होता है, सा जो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसमें विसर्ग संधि होगी। दुस उपसर्ग से जितने भी शब्द बनेंगे उसमें कौन सी शब्द होगी, तो आप लोग बताएंगे उसमें विसर्ग संधि होगी। और देखिए जब यह जो तत्सम शब्द जो जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यह शब्द हमेशा हमेशा तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। कभी भी आप लोगों के सामने तद्भव और तत्सम जैसे शब्द को पूछे तो आप लोग अगर यहाँ बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग पता कर सकते हैं कि ऐसे जो शब्द बन के तैयार होंगे उसमें हमेशा कौन सा संधि शब्द बनेगा, आप बताएंगे तत्सम शब्द होगा। आप लोग इसको नोट करिए। हमने कहा था कि यहाँ पर एक पंथ दो कार्य होगा, और आप लोग देखिए, और आप लोग साथ में आप लोग शब्द शुद्धि भी यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो उपसर्ग होगा उसको भी थोड़ा हम डीप पढ़ लेते हैं। फिर कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं, थोड़ा सा नॉर्मल है लेकिन यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना होती है, इसीलिए हम आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा कठिन माध्यम से इसको लाए हैं, लेकिन है बहुत सरल। बस आप लोग इस तीनों को बस याद कर लीजिए, आपका पूरा क्लियर होता चला जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा दूसरा उपसर्ग है, तीसरा उपसर्ग होगा, उसको भी देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए बेहतर कारगर सिद्ध होगी। हमने आपसे जो कहा था वह आपके अपने कहे हुए पे हम खारा उतर रहे हैं। हमने कहा था एक पंथ दो कार करवाएंगे, हमने एक पंथ नहीं 4 कार करवा रहे हैं आप लोगों से। चलिए हम जो तीसरा उपसर्ग की बात करते हैं, यह भी संस्कृत का उपसर्ग है। देखिए निर, कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएंगे निर। अगर हम इसकी अर्थ की बात करें कि निर का अर्थ क्या होता है, आप बताएंगे रहित। क्या होता है, तो रहित होता है। चलिए देखिए निर उपसर्ग से जो शब्द बनेगा, देखिए हम बात कर रहे हैं निर उपसर्ग का, ठीक है। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो यह जो हमारा अर्थ होगा रहित होगा।
निर उपसर्ग से जो शब्द बनेगा, निर उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वह अव्ययी भाव समास होगा। उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। ठीक है, वह अब उसमें जो अव्ययी भाव समास होगा। अगर हम बात करें कि निर उपसर्ग से जो शब्द बनेगा उसमें संधि कौन सी होगी, आप बताएंगे उसमें विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अब देखिए, जो शब्द निर्वाण होगा उस वह कैसा होगा? तो वह तत्सम शब्द होगा। कैसा शब्द होगा? तो आप बताएंगे तत्सम, तत्सम शब्द होगा। और हम यहाँ पर प्लस शब्द शुद्धि भी देखेंगे। ठीक है, फिर से समझने का प्रयास करिएगा। निर उपसर्ग से निर उपसर्ग का अगर अर्थ पूछे तो आप लोग बताइएगा रहित। क्या बताएंगे? रहित। निर उपसर्ग से जो शब्द बन के तैयार होंगे वह अव्ययी भाव समास होगा उसमें। ठीक है, निर उपसर्ग से जो शब्द बन के तैयार होंगे उसमें संधि कौन सी होगी? तो विसर्ग संधि होगी। निर उपसर्ग से जो शब्द बन के तैयार होते हैं वह कैसा शब्द होगा? वह तत्सम शब्द होगा। प्लस साथ में हम शब्द शुद्धि भी सीखेंगे। अब देखिए, यह जो रा है यह 3 कंडीशन में इसको हम अप्लाई करेंगे। कभी हम यह जो रा होता है, क्या सिचुएशन होगा कि ऊपर उड़ंतु वाला रा के पर्पज में किया जाएगा? क्या सिचुएशन ऐसा होगा कि रा को हम गायब करेंगे? और क्या सिचुएशन ऐसा आएगा कि हम रा पे आने वाला स्वर का मात्रा लगाएंगे? यह 3 प्रकार से हम स्वरों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आप लोग नोट करिए। देखिए, 1 2 3 प्रकार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोई शब्द आप लोग नोट करिए, अगर कोई शब्द रा को छोड़कर रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरू हो। देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करिए। अगर कोई शब्द रा से छोड़कर किसी दूसरे व्यंजन से शुरू होता है तो जो यह जो रा होता है यह उड़ंतुआ वाले रा में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो उड़ंतुआ वाले रा में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, हम अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, अब हम आगे देखते हैं। अगर देखिए कोई शब्द, ये तो हो गया। अगर कोई देखिए स्वर आता है, क्या आता है? तो स्वर आता है। स्वर से शुरू हो। ठीक, अगर कोई शब्द स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर की जो मात्रा होती है रा पे आके लग जाती है। क्या होती है? स्वर की जो मात्रा होती है वह रा पे आके लग जाती है। आप लोग देखिए, अगर कोई शब्द देखिए रा से शुरू हो रहा है तो जो स्वर की मात्रा होती है, स्वर की मात्रा, जो स्वर की मात्रा होती है इस पे आके रा पे आके लग जाती है। यह दूसरा कंडीशन हो गया। अभी आपको फिर से समझाते हैं इसको। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है? अगर कोई शब्द रा से शुरू हो रहा है, क्या से? रा से शुरू हो रहा है। ठीक है, और जो यह दुस है, यह परिवर्तन होके सॉरी देखिए, अगर कोई शब्द रा से शुरू होता है तो यह जो निस का रा है और यह हट जाता है, और यह जो ना होता है यह बड़ा ना में नी में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। फिर से आप लोग देखिए, अगर कोई शब्द रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरू होता है तो जो यह रा है यह उड़ंतुआ वाले रा में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए उसके बाद आगे देखते हैं। अगर कोई शब्द स्वर से शुरू होता है तो जो स्वर की मात्रा होगी इस रा पे आके लग जाएगी, कोई भी मात्रा हो। ठीक है, हमने ये भी अभी देखेंगे। अगर कोई शब्द रा से शुरू हो रही है, रा में से शुरू हो रही जो निर है
यह रा हट जाएगा और जो नी होता है यह बड़ी में परिवर्तन हो जाएगा। हम इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि मतलब कोई शब्द रा से रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से चालू होता है, रा कैसे परिवर्तन होता है। चलिए नोट करिए। अगर देखिए उदाहरण, यहाँ नोट करिए उदाहरण देखिए। अगर कोई शब्द कहें हम बल, क्या बल, अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगाते हैं, निर उपसर्ग लगा दिए, अब बताइए शब्द कौन सा बनेगा। हमने बताया था कि रास को छोड़कर अन्य कोई व्यंजन आता है, अन्य कोई व्यंजन आता है तो यह जो रा है उड़ंतुआ में हो जाए। देखिए रा को छोड़कर बा आया है, यह व्यंजन है। अब जो रा है बा पे ऊपर लगेगा, यह शब्द बन के तैयार होगा निर्बल। क्या शब्द बन के तैयार होगा, तो यह शब्द बन के तैयार होगा निर्बल। चलिए अगर कोई शब्द, अगर कोई शब्द कहें अगर जन है, अगर हम देखिए निर उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द कौन सा बन के तैयार होगा, आप बताएंगे निर्जन। अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं। अगर कोई शब्द देखिए धन है, अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगा दें तो हमारा शब्द कौन सा बन के तैयार होगा, आप बताएंगे निर्जन, सॉरी निर्धन। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। और भी शब्द देख लेते हैं। अगर देखिए कोई शब्द भय है, क्या है, भय है। अगर हम इसमें भय में उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, निर उपसर्ग लगा दें तो हमारा जो शब्द बन के तैयार होगा कौन सा होगा, तो निर्भय होगा। कौन सा शब्द बनेगा, तो आप बताएंगे निर्भय। ठीक है, यह तो हमारा हो गया जो हमने पहला कहा था। अब देखते हैं इसका। अगर कोई शब्द स्वर से शुरू होता है तो जो स्वर की मात्रा होती है रा पे आके लग जाएगी। जो निर का रा है इस पे आके लगेगी। कैसे लगेगी, हम यहाँ इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, अगर कोई शब्द देखिए आचार है, कौन सा शब्द, आचार है। अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, निर उपसर्ग, तो हमारा जो शब्द बनेगा यह जो स्वर है इस पे आके लगेगा। और हमारा जो हमने कहा था कि अगर कोई स्वर से चालू हो रहा है, स्वर की मात्रा जो होती है रा पे आके लग जाती है। तो शब्द कैसे बनेगा, आप लोग बताइए। सॉरी सही है, बस थोड़ा सा देखिए। अगर कोई शब्द आशा है, क्या है, आशा, अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगा दें, ठीक है, तो हमारा जो शब्द कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे निराशा, निराशा। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि निराशा में उपसर्ग कौन सा, तो आप लोग बताएंगे निर उपसर्ग है। चलिए देखिए आगे देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास। अगर कोई शब्द उत्तर है, अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कौन सा तैयार होगा, तो आप बताएंगे, आप लोग बताइए। इसका जो होगा निरुत्तर होगा। क्या होगा, निरुत्तर। ठीक है, अब देखिए अगर कोई शब्द अगर हम कहें कि कोई शब्द ई है, अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगा दें तो हमारा शब्द कौन सा बन के तैयार होगा, आप लोग बताइए। तो यह होगा, देखिए बड़ी है तो इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, तब यह जो शब्द बनेगा यह होगा निरीह। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो स्वर की मात्रा जो होती है रा पे लगती है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई शब्द रा से शुरू हो रहा है तो जो निर कहा रा होता है इसको गायब कर देते हैं और जो नी हो इसको बड़ी में कर देते हैं। अब इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए। जैसे अगर हम कोई कहे, देखिए रोग, एक शब्द रोग है, अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, निर। अब जो हमारा शब्द कैसे बनेगा, अब हम देखिए रा को गायब करते हैं और जो ना है इसको हम बड़ी में परिवर्तन करते हैं, तो यह हो जाएगा निरोग। क्या होगा, निरोग। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर कोई शब्द देखिए राज है, क्या है, तो राज। अगर इसमें निर उपसर्ग लगा दें,
अब बताइए कि आप लोग कौन सा शब्द बन के तैयार होगा। आप बताएंगे निराज। ठीक है, अगर कोई शब्द देखिए, चलिए देखिए, अगर कोई शब्द कहें, ये तो आप लोग नोट करिए और भी देख लेते हैं। अगर कोई शब्द देखिए रव है, क्या है तो आप बताएंगे रव। अगर हम देखिए रा से चालू हो रहा है, अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बन के तैयार होगा यह नीरव होगा। क्या होगा? नीरव होगा। देखिए और आगे देखते हैं। अगर कोई शब्द देखिए रस है, क्या है? रस है। अगर हम इसमें निर उपसर्ग लगा देते हैं, कौन सा उपसर्ग? निर, तो हमारा जो शब्द कैसा निर्माण होगा तो आप लोग बताइए। यह हो जाएगा नीरस। इस प्रकार से हमने देखा कि किस सिचुएशन में निर उपसर्ग लगाने से क्या क्या तैयार होगा। यह तो उपसर्ग की हमने बात कर लिया। जो शब्द ये बन के तैयार हुए हैं, ठीक है, जो शब्द यह बन के तैयार हो रहे हैं, इन सब में हम बात करें तो अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। और यह जो शब्द हैं इसमें विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि होगी। कैसे होगा? देखिए, निर्भय है तो आप लोग बताइए निर प्लस भय होगा। ऐसे सबका आप लोग जो जो क्या नाम है, रा है या विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, सबका ऐसा आप लोग कर लीजिए। और जो शब्द ये बन के तैयार हुआ है, यह जो शब्द है यह शब्द तत्सम शब्द हैं। और ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखा जाता है। आप लोग यहाँ पर विखंडन उपसर्ग लगाने से आप लोग शुद्ध अशुद्ध का भी ज्ञान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि एक पंथ दो कार्य यहाँ भी सिद्ध हुआ। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, फिर एक और उपसर्ग के चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कठिनाई हो रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है दोस्तों, यह तो हमारा एक विशेष प्रकार का जो उपसर्ग है जो थोड़ा सा कठिन आता है, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, हमने इस पर चर्चा किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक तीसरे उपसर्ग की बारे चर्चा कर लेते हैं, वह है दुरुपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? तो आप बताएंगे दुरुपसर्ग। चलिए देखिए, दुरुपसर्ग भी सेम कंडीशन यही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है। इसमें समास जो होता है कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा? तो इसमें कर्मधारय समास होगा। इसको हम इसको भी डीप पढ़ लेते हैं, फिर कुछ आएंगे नॉर्मल, फिर उसको हम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। पहले जो डीप थोड़ा सा गहराई में पढ़ने लायक है, शुद्ध अशुद्ध जहाँ से बेहतरीन तरीके से हम सीख सकते हैं, समास का विश्लेषण कर सकते हैं, जो हमारे पास तद्भव तत्सम के जो शब्द आते हैं उनका हम कर सकते हैं, उन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं डीपली से। जहाँ नॉर्मल होगा वहाँ नॉर्मल लेके हम चलेंगे। थोड़ा सा और भी आप लोग इसको सहन करिए। चलिए देखिए हम बात करते हैं दुरुपसर्ग की। किसकी उपसर्ग की? दुरुपसर्ग की। अगर हम आप लोगों से पूछें कि दुरुपसर्ग अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइए। अर्थ, चलिए आप लोग बताइए दुरुपसर्ग का अर्थ क्या होगा। दुरुपसर्ग का दो अर्थ होगा। पहला होगा कठिन, जो इससे शब्द बनेंगे वह कठिन के पर्पज से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और दूसरा अर्थ होगा कम। क्या होगा? कम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि मतलब कहने का तात्पर्य है जो दुरुपसर्ग से जो शब्द बनेंगे या तो कठिन के पर्पज से आएंगे या तो कम के पर्पज से आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि दुरुपसर्ग से जो शब्द निर्माण होगा उसमें क्या नाम है, समास कौन सा होगा, तो आप बताएंगे कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास जो होता हमने बताया था कि जिसमें उपमेय और उपमान की प्रधानता होती है, जो विशेषण विशेष के पर्पज से आता है उसमें कर्मधारय समास होता है। तो आप लोग नोट करिए कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि जो दुरुपसर्ग लगाने से संधि कौन सी होगी, तो आप बताएंगे इसमें भी विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि। और शब्द कैसा बनेगा, आप बताएंगे तत्सम शब्द। और शुद्ध प्लस शुद्ध अशुद्ध का हम ज्ञान सीखेंगे यहाँ पर। चलिए सेम कंडीशन यहाँ भी है। अब इस रा का हम पर्पज थोड़ा सा देखेंगे।
अब ये रा सिर्फ जैसे वहाँ पर कभी गायब होता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी स्वर की मात्राओं को अपने तरफ आकर्षण कर लेता है। यहाँ भी सेम कंडीशन यही है। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। यह जो रा है दुस का, यह 3 कंडीशन में अप्लाई होगा। कितने कंडीशन में? तो 3 कंडीशन में। पहला, कभी कभी यह रा जो होता है किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, किसी के ऊपर आ जाएगा। कभी कभी जो यह रा होता है, जो सामने वाला स्वर होता है उसको, उसकी मात्राओं को अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है। कभी कभी यह जो रा होता है इसको गायब कर लेते हैं। जैसे ही गायब करेंगे तो यह जो इसमें जो मात्रा लगी है यह बड़ा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा उसको भी हम 3 हेडिंग के माध्यम से नोट कर लेते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए। देखिए अगर कोई शब्द अगर कोई जो शब्द है रा को छोड़कर जब अन्य व्यंजन से चालू होता है, रा को छोड़कर जब अन्य व्यंजन से चालू होगा तो वह जो यह रा होता है यह ऊपर में परिवर्तन हो जाता है। बस उसी को लिखना चाह रहे हैं। चलिए आप लोग नोट करिए। देखिए रा को छोड़कर अन्य व्यंजन, रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरू हो। अगर रा को छोड़कर अन्य व्यंजन से शुरू हो रहा है तो जो यह रा है यह उड़ंतु वाले रा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए हम यहाँ पर इसको उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। अब दूसरा जो है उसको क्या कहता है? अगर कोई जो वर्ण है वह स्वर से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है। ठीक है। तो स्वर से शुरू होता है तो जो स्वर की मात्रा होती है, स्वर की जो मात्रा होती है वह रा पे आके लग जाती है। मतलब नीर का जो रा है उस पे आके लग जाती है। यह तो दूसरा कंडीशन होगा, हमने अभी इसके ऊपर समझा था। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। अगर कोई शब्द रा से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है? तो रा से शुरू होता है। जो दूर का जो रा है यह हट जाता है और जो यह दा होता है यह बड़े में परिवर्तन हो जाता है। हम इसी का अध्ययन यहाँ भी कर लेते हैं। चलिए हम इसको चर्चा कर लेते हैं। पहला, रा से छोड़कर जब अन्य व्यंजन से शुरू होता है तो रा जो उड़ंतुआ वाला रा में परिवर्तन होगा। कैसे? उदाहरण देखिए, अगर हम कोई शब्द कहें बल, एक शब्द है बल, आप लोग नोट करिए बल। अगर हम इसमें उपसर्ग लगा दें इसमें अगर हम उपसर्ग लगा दें दूर, तो हमारा जो शब्द बन के तैयार होगा यह कौन सा होगा? तो आप बताएंगे दुर्बल। चलिए देखिए दुर्बल कैसे लिखा जाता है, शब्द शुद्धि में भी आप लोग यहाँ सीख सकते हैं। अगर हम शब्द की बात करें, कोई शब्द अगर है गम, कौन सा शब्द है? गम। अगर हम इसमें दुर उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बन के तैयार होगा कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा दुर्गम। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर कोई शब्द अगर जन से शुरू होता है, अगर हम इसमें दुर उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द बन के तैयार हो जाएगा यह हो जाएगा दुर्जन। अगर आप लोगों से पूछ ले कि दुर्जन में, दुर्गम में, दुर्बल में कौन सा उपसर्ग होगा तो आप लोग शायद अब यहाँ पर कंफर्म होंगे कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए यह तो हमारा इस पहले का हो गया उदाहरण। अब हम दूसरे का भी उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई शब्द स्वर से शुरू होता है, स्वर की जो मात्रा होती है रा पे आके लग जाती है। कैसे लगती है यहाँ भी देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए देखिए, अगर कोई शब्द देखिए आचार है, आचार। अगर इसमें अगर हम क्या नाम है, अगर इसमें हम दूर उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण होता है यह क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे दूर। देखिए यह जो इसका स्वर होता है इस पे लगा दे, दूराचार होगा। अगर आप लोगों से पूछ ले कि दूराचार में कौन सा उपसर्ग है तो आप शायद अब यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर कोई शब्द उपयोग है, क्या है? उपयोग। अगर हम इसमें दुर उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा शब्द कौन सा निर्माण हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा दुरुपयोग, उपयोग। चलिए एक शब्द और देख लेते हैं। अगर कोई शब्द देखिए यहाँ पर आशा है, आशा।
अगर ये इसमें दूर उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग? दूर उपसर्ग। जो हमारा शब्द बन के तैयार होगा वह कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा दुराशा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, हम इसका बात कर लेते हैं कि अगर कोई शब्द रा से शुरू होता है तो जो दूर का रा है इसको लोप कर देते हैं, और जो इस पे जो छोटा मात्रा लगा हम इस पे बड़ा मात्रा लगा के शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई शब्द रोग है, कौन सा? रोग है, अगर हम इसमें दूर उपसर्ग लगा दें तो हमारा शब्द कौन सा बन के तैयार होगा? आप बताएंगे दुरोग। क्या होगा? दुरोग। ठीक है, अगर कोई शब्द देखिए राज है, अगर हम इसमें दूर उपसर्ग लगा दें, अब बताइए हमारा शब्द कौन सा निर्माण होगा? आप बताएंगे दुराज। इस प्रकार से हमारा जो शब्द निर्माण का, अब देखिए हमने उपसर्गता यहाँ पर चर्चा कर लिया, फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, यह जो इसमें तो आप लोग अब उपसर्ग निकाल सकते हैं कि उपसर्ग कैसे निकालते हैं, उसको हमने देखा। और यह जो शब्द बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है, यह जो बन के शब्द तैयार हो रहे हैं, इन सब में कर्मधारय समास होगा, क्योंकि हमने कर्मधारय की परिभाषा भी बताई थी कि जहाँ पर उपमेय और उपमान की प्रधानता हो, जहाँ पर विशेषण और विशेष की प्रधानता हो, वहाँ पर क्या नाम है? कर्मधारय समास होता है। अगर वह तीसरे का बोध करवाता है तो बहुव्रीहि भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिए इन सब में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। अगर हम बात करें कि इसमें संधि कैसे विसर्ग होगी, देखिए जो यह रा होता है यह विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम इसका खंडन करें तो यह हो जाएगा दूर प्लस जन। ऐसे सबका अगर तोड़ते हैं सबका परिवर्तन हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य होगा कि दूर उपसर्ग से जो शब्द बन के तैयार होंगे उसमें विसर्ग संधि होगी। और देखिए, और जो ये शब्द बन के तैयार हुए हैं इन सब में तत्सम शब्द होगा। और देखिए, और ये अब शब्द शुद्धि कैसे लिखी जाती है और कब ऊपर जाएगा, कब यह जो मात्रा अपनी तरफ खींचेगी, कब इसका लोप करेंगे, शब्द शुद्धि भी यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं। आप लोगों से बस निवेदन है कि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझिए और अपने डाउट को क्लियर करते चलिए।